भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला महामंत्री विशालदीप नायर से सीजी न्यूज जंक्शन पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रमों एवं आगामी विधानसभा चुनाव बातचीत हुई। इस दौरान महामंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। आपको बता दें 2008 से सक्रिय राजनीति में अपनी सहभागिता देते हुए पार्षद चुनाव, विधायक चुनाव, संसदीय चुनाव में विभिन्न जिम्मेदारियों में रहकर पार्टी को जिताने में अपनी विशेष भूमिका निभाते आए हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत करने वाले विशालदीप नायर एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे। इसी दौरान एमबीए की शिक्षा ग्रहण करते हुए भाजपा युवा मोर्चा में सदस्य बने और फिर कार्यकारिणी सदस्य एवं आईटी सेल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व निर्वहन किया। वर्तमान समय में विशालदीप नायर युवा मोर्चा में विशेष आमंत्रित सदस्य एवं जिला महामंत्री का पद दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। देखिए विशालदीप नायर से खास बातचीत। नमस्कार, मैं लोकेश साहू और आप देख रहे हैं सीजी न्यूज़ जंक्शन। पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी का लगातार कार्यक्रम देखा जा रहा है। एक सालों में देखा जाए तो संघनाद यात्रा, उसके बाद लगातार कार्यक्रम होते हुए राज्य सरकार को, निगम प्रशासन को कई विभिन्न मोर्चों पर जो भारतीय जनता पार्टी घेरते हुए नजर आई। और अभी वर्तमान में परिवर्तन यात्रा उनकी चल रही है। अब चूँकि 2023 विधानसभा चुनाव भी है तो लगातार कार्यक्रमों में इनका इजाफा देखा जा रहा है। हमारे साथ जिला महामंत्री जी हैं विशालदीप नायर जी, उनसे बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की उनकी रणनीति है और किस तरह का उनका कार्यक्रम चल रहा है। सर, आपका स्वागत है। भैया, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल के व्यूअर्स को भी जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी हर पद पे आज जनता के विषयों को लेकर और जनता की मांग के लिए आज हर चीज़ में आगे आ रही है और हमें रुझान भी मिल रहा है, जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है, उनका साथ भी मिल रहा है, क्योंकि वो भी समझ रही है कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें ठगा है। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, यहाँ के जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं जो लोगों के साथ में गलत हो रहा है, जो वादा खिलाफ़ी की गई थी, 36 वादे करके कांग्रेस की झूठी सरकार ने यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी और उस 36 वादों में से एक भी पूरा करने में वो असमर्थ है। और उसके साथ साथ जितने भी घोटाले उन्होंने किए हैं, ये जग जाहिर है। कोयला घोटाला से लेके पीएससी घोटाले, अभी हाल ही में पीएससी का निर्णय आ गया। सच को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, समय लग सकता है, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। आज उन लोग का सबका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुका है। टामन सोनवानी जी जो इस आयोग के अध्यक्ष थे, उनके जो क्लोज रिलेटिव थे, उसको अमान्य कर दिया गया है उन लोग के अपॉइंटमेंट को। और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की जीत है। मैं समझता हूँ हम लोग ने आंदोलन किया, हम लोग ने अपना शरीर, अपना दिमाग, खून पसीना एक करके इस चीज़ को उजागर किया और आज हमारी जीत हुई है। विशाल जी, इस विषय में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो अभी बात करना चाहेंगे नारी शक्ति को, आरक्षण की बात। जी, 33% जो है विधायकों के लिए अब नारी शक्ति को आरक्षण की बात कही जा रही है। कितना समर्थन करते हैं? पहले से ही हमारी मोदी सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार नारी के उत्थान के लिए काम करते हुए आई है और मैं ये समझता हूँ कि ये अभियान नारियों के उत्थान से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृशक्ति जो हमारे लिए हर चीज़ त्याग, तपस्या, बलिदान देकर हमारे पूरे मैं समझता हूँ कि हमारे पूरी सोसाइटी के लिए काम करती है, आज उनको सम्मान दिया है मोदी सरकार ने। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 33% है, ये इससे उन्हें बल मिलेगा और हर पद पे, हर जगह एक नारी को आगे बढ़ाने का काम बिल्कुल होना चाहिए। और मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो हर वर्ग के बारे में सोचती है। परिवर्तन यात्रा की बात करेंगे। लगातार आप लोगों का कार्यक्रम देखा जा रहा है। हाल ही में परिवर्तन यात्रा जो है अहिवारा से होते हुए, जामुल होते हुए जो है भिलाई पहुंची, फिर दुर्ग में हुआ, पाटन में हुआ। कंटिन्यू आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। राजनांदगांव से इसकी शुरुआत वहां से हुई। क्या है परिवर्तन यात्रा, क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे जैसे शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस की सरकार जो झूठी सरकार है उसके वादा खिलाफी और उन्होंने जो हमारे साथ में गलत किया है, जो आम जनता के भावनाओं के साथ में खेल कर वो अपनी सरकार बनाई थी। पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि शराबबंदी होगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये शराबबंदी। महिलाओं से इसको जोड़कर देखना चाहिए। लोग जुड़ रहे हैं आपके परिवर्तन यात्रा में? बिल्कुल रुझान है, लोग पूरे परिवार सहित इसमें आ रहे हैं। आप अगर कहीं के भी क्लिपिंग निकाल के देख लें, लोग घर घर से निकल रहे हैं, मार्केटों से निकल रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये परिवर्तन बहुत ज़रूरी है उनके लिए। एक आम मनुष्य के जीवन में बहुत फ़र्क आ चुका है अब कांग्रेस की सरकार ने। जो 15 साल हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में जो भी विकास हुआ, आप देख सकते हैं, जितने ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IITI, IIT तक के आ गया। परिवर्तन की बात जो हम कह रहे हैं, इसका सीधा मतलब तो 2023 विधानसभा से चुनाव से ही है। परिवर्तन क्या बीजेपी की सरकार लाने से है या लोगों का मन परिवर्तन? क्या है परिवर्तन यात्रा, उसका पूर्ण साफ? देखिए, लोगों का तो मन तो वैसे भी बन चुका है परिवर्तन करने को लेकर, और ये रैली ये साबित करेगी 2023 के विधानसभा चुनाव में। आप देखेंगे ये चीज़ को कि कांग्रेस की सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी का आगमन होगा। धान खरीदी की बात करेंगे। कल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी आई थी। वक्तव्य में उन्होंने एक बात कही, मोदी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का श्रेय लेती है, जबकि और ये कह रही है कि मोदी सरकार धान खरीदी छत्तीसगढ़ किसानों का, जबकि उत्तर प्रदेश 1200-1400 रुपये में मोदी सरकार वहाँ के किसानों का धान खरीद रही है। यहाँ तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना समर्थन मूल्य 2800 रुपये तक बढ़ा दिया है। को प्रति क्विंटल जो है 20,000 रुपये प्रति एकड़ उनकी जो है धान खरीदी की मात्रा मूल्य बढ़ा दी गई है। श्रेय जो कैसे ले रही है मोदी सरकार? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, इसको समझने की ज़रूरत है। प्रियंका गांधी जी के पहली बात तो ये है कि ये 2280 रुपये मोदी सरकार द्वारा इस छत्तीसगढ़ सरकार को दिया जाता है, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो बोनस के स्वरूप में भूपेश सरकार जोड़ कर देती है। और ये झूठा श्रेय उन लोग की लेने की आदत है कि ये धान खरीदी का रेट हमने बढ़ाया है। अरे, मोदी सरकार ने 2280 रुपये इनको देके इनको नहीं दिया है, ये यहाँ के किसानों को दिया है। और यहाँ के किसानों के बारे में मोदी सरकार वहाँ बैठ के केंद्र में सोच रही है, क्योंकि हमारे स्थानीय जितने भी नेतागण हैं वो ये विडंबना उनकी समझते हैं और ये बात मोदी सरकार तक के पहुँचाए हैं, तभी उन्होंने 2280 यहाँ पे देने का फैसला किया। क्योंकि देखिए, परिस्थिति हर स्टेट में हर किसानों की दूसरी होती है और उनकी मांग भी दूसरी हो सकती है। जो सुविधाएं हमारे यूपी गवर्नमेंट हर एक आम मनुष्य के लिए दे रही है, क्या वो यहाँ की सरकार दे पा रही है? वहाँ पे आवास योजना से लेकर ग्रामीण आवास योजना की घोषणा तो भूपेश बघेल ने कर दी अभी हाल ही में। ये सिर्फ चुनावी जुमला है। अगर वो वाकई में समझते होते गरीब तबके के लोगों के लिए, तो जो मोदी सरकार यहाँ पे दे रही थी, है ना, कितने लोग बिना छत के रह गए। जो आवास योजना मोदी जी आखिरी तबके के लोगों के लिए सोचकर इसको लाई थी पूरे देश भर में, क्यों उसको रोका गया? मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप चाहते थे कि गरीबों के सर के ऊपर छत रहे, तो आपने किस मंशा से इस चीज़ को रोका था? और मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं दुर्ग में कई गाँव में कई बस्तियों में गया हूँ और कई माँ बिना छत के रह गई सिर्फ, और उनकी हाय लगेगी इस सरकार को। जो उनके साथ में गलत हुआ है, जो बाकियों को मिला है, कई लोग को मिला, कई लोग को नहीं मिला। लेकिन पिछली सरकार जब बनी भूपेश बघेल की सरकार, तो किसानों के हित में उन्होंने समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही, तो किसानों का रुझान तो भूपेश बघेल की ओर गया। बिल्कुल, ये मैं यही बोलना चाह रहा था। उन्होंने ये बात भी है कि वो वादा भी अपना निभाया, लोगों को उनको बोनस तो मिल ही रहा है, बोनस समर्थन मूल्य बढ़ाया हुआ है, बोनस मिला है। लेकिन बोनस के साथ साथ कई और वादे भी थे, कई और वादे। अभी इजाफा भी उन्होंने कर दिया इसमें। और ये इजाफा जो आप बोल रहे हैं ना, ये इजाफा के पीछे इसका बैकबोन मोदी सरकार द्वारा जो देने वाला मूल्य है। अगर इतना अगर सीजी गवर्नमेंट सोच रही है, तो फिर वहाँ से मूल्य लेना बंद कर दे।
केंद्रीय मदद लेना बंद कर दे और खुद से यहाँ पे घोषणा कर दे कि अब से मोदी सरकार के बिना सहायता के हम यहाँ पे किसानों के लिए करेंगे। अगर वो ऐसा कर दे तो फिर हम भी मान लें। और रही बात इस चीज़ की, देखिए ये सब ना चुनावी जुमला होता है, ये किसानों के वोट को खरीदने का प्रयास है, उनके भावनाओं के साथ में खेलते हैं ये सरकार के सभी विधायक, सभी लोग। और मैं ये समझता हूँ कि इस बार हमारे घोषणा पत्र में किसानों के लिए एक अलग सा जगह होगा और इसकी जिम्मेदारी माननीय श्री विजय बघेल जी के हाथ में है। मैं जानता हूं, उनके कार्यशैली को भी समझता हूं और मैं इतना समझ रहा हूं कि वो भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं और इस बार कड़ी टक्कर भूपेश बघेल जी के लिए है। उनको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं अपने विधानसभा के अलावा और कहां से लड़ूं। अगर उनको ये डर नहीं होता तो वो दूसरा विधानसभा क्यों खोज रहे हैं? मैं भी उनसे पूछना चाहूंगा कि क्यों विजय बघेल जी से वो इतना डर रहे हैं। विजय बघेल जी नहीं, ये तो विपक्ष में होने के नाते आरोप लगा रहे हैं, ये तो काफ़ी पहले से तय हो चुका है। आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको भी सूचित करना चाहूँगा कि एक सीएम को डरने की आवश्यकता तभी पड़ सकती है जब उसके ऑपोजिशन वाले लोग कुछ अच्छा लाने वाले होते हैं। विजय बघेल जी का जिक्र आपने किया है, पाटन विधानसभा का क्या रहेगा इस बार चुनाव में, वहाँ कितनी टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए दुर्ग लोकसभा सांसद की भी एक बहुत इमेज अच्छी मानी जाती है और चूँकि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया के साथ उनकी अब भिड़ंत हो रही है, कांटे की टक्कर रहेगी। बिल्कुल कांटे की टक्कर तो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ हम लोग ने सब ने, आपने भी अभी जिक्र कर दिया कि उनकी छवि अच्छी है, क्योंकि बिना आरोप के उन्होंने आज तक ही अपना पूरा राजनीतिक, अगर आप पृष्ठभूमि उनकी देखेंगे तो एक भी आरोप उनके ऊपर नहीं लगा हुआ है। और आज आप अगर कांग्रेस की सरकार के बारे में बात करेंगे ना, पर आप इस बात से भी मुकर नहीं सकते, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से जिस कदर पाटन क्षेत्र में कार्य हुआ है भूपेश बघेल सरकार के लिए, वो एक सार्थक रहेगा। देखिए यही फ़र्क है कांग्रेस और भाजपा में। अगर जनता के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। करोड़ों रुपए का कार्य हुआ है। बिल्कुल करोड़ों रुपए का कार्य हुआ है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि वो मुखिया क्या सिर्फ पाटन के हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के हैं? वो पूरे छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट करते हैं ना। आप आज मुझे बता दीजिए, मैं भिलाई विधानसभा में, मैं और आप बैठे हैं, भिलाई विधानसभा में क्या 5 काम हुए हैं बड़े? एक भी यूनिवर्सिटी खुला, एक भी कॉलेज खुला, एक भी हॉस्पिटल खुला? आप गिना नहीं पाएंगे। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या एक विधानसभा के मुखिया थे क्या? आपको पूरे छत्तीसगढ़ को देखना है। आप पूरी राशि यानी कि आप मानते हैं कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में कार्य हुआ है? पाटन विधानसभा क्षेत्र में काम तो जरूर हुआ है। काम तो हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा भी हुआ है। वहाँ पे अगर आप धरातल में जाएंगे तो सांसद निधि से भी वहाँ पे अनेक कार्य हुए हैं, तो आप उसको भी नहीं नकार सकते। और मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक विधानसभा नहीं देखना था मुख्यमंत्री साहब, आपको पूरे 90 विधानसभा देखने, 91, और आप सिर्फ एक ही जगह डेवलपमेंट किए, पूरी राशि वहाँ पे जोर लगा दिए। अच्छा, एक सवाल, भूपेश बघेल जी का जिक्र आया, पिछले चुनाव में मोदी की लहर देखने को मिल रही थी, मोदी मोदी मोदी। इस बार छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल सरकार की लहर देखने को मिलेगी। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते? देखिए पिछले बार हम लोग भी नहीं सोचे थे, हम तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और थे भी, तो उस समय ये हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। और अभी वही आप सब का रुझान जो है भाजपा की ओर इस बार बढ़ा है। इस बार जो है विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी या इस बार भी फिर भूपेश बघेल सरकार का परचम देखने को मिलेगा? देखिए मैं छोटा सा एक आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। भिलाई विधानसभा की बात है। भिलाई विधानसभा एक शिक्षाधानी क्षेत्र है, इसको आप नकार नहीं सकते कि मध्य भारत में कहीं से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। 27 इंजीनियरिंग कॉलेज का एक क्षेत्र है, यहाँ पे MBA पढ़ने के लिए भी लोग आते थे और दूर दूर से कोचिंग सेंटर के लिए, यहाँ पे PSC की तैयारी के लिए भी लोग आते हैं।
मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस क्षेत्र में 5 साल में आपने एक भी नौकरी का अपॉर्चुनिटी, आप बोल रहे हैं मैंने बीपीओ खोल दिया। बीपीओ क्या नौकरी का एकमात्र जरिया हो सकता है क्या? इंजीनियरिंग के बच्चे क्या बीपीओ में नौकरी करेंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने क्राइम रेट में कितना इजाफा हुआ। आज आप देख सकते हैं 5 साल में कितने मर्डर हुए, कितने महिलाओं के साथ में गलत हुआ। यहाँ पे ये जो स्टेट, ये छत्तीसगढ़ का स्टेट है, इसमें भिलाई जो था हमेशा से एजुकेशन सेंटर। क्राइम रेट की आप बात कर रहे हैं, पिछले 15 साल बीजेपी की सरकार रही जी, क्या ऐसी चूक हुई कि जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया? देखिए ये चूक के बारे में मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं ये बता पाऊँ, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि जनता ने उन लोग को मौका दिया। उनके वादों और जो उन लोग ने बोला था, एक युवा नेता है यहाँ पे, तो युवा नेता ने बोला कि मैं युवाओं के लिए करूँगा और मैं लीज लेके आऊँगा। एक बहुत बड़ा विषय है भिलाई विधानसभा के लिए कि लीज के बारे में हमारे स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनके डेवलपमेंट के बारे में पूरा देश चर्चा करता है, उनको सम्मानित भी किया गया था। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज आपने उनके बारे में बोलकर, लीज के बारे में बोलकर यहाँ पे सरकार में अपने आप को स्थापित किया। कहाँ गया लीज? कहाँ गया युवाओं के लिए रोजगार? आप रोजगार की बात करते हैं, आप रोजगार भत्ते की बात करते हैं। रोजगार भत्ता आपने ये बोला था कि सबको, सारे युवाओं को मिलेगा, उसके बाद में इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन ला दिए। जनता के बेवकूफ़ है क्या? भोली वाली जनता कहा जाता है, लेकिन इतनी भी भोली और भाली नहीं है कि आप जो गलत कर रहे हैं वो समझ ना पाए। आप ये समझिए इस चीज़ को कि जिसके घर में डॉक्टर, इंजीनियर या वकील है उसको नहीं मिलेगा। हाँ, जिसका 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर में सालाना इनकम है, उनके घर में किसी युवाओं को नहीं मिलेगा। तो ये कैसा टर्म्स एंड कंडीशन है? और उसमें आ कौन रहा है? मेरे परिचित में तो किसी को मिल ही नहीं रहा है। जो जिनके पास में आज कोई काम नहीं है मेरे परिचय में, उन लोगों को नहीं मिल रहा है रोजगार। अरे भाई, किसी का भाई अगर कमा रहा है, किसी की बहन अगर कमा रही है, तो इससे उसका क्या लेना देना? क्या उसको पालेगी जिंदगी भर? तो ये सब चीज़ बहुत गलत है। और यहाँ पे जो युवा विधायक हैं, यहाँ के लोगों ने उसको वोट इसीलिए ही दिया था कि वो युवाओं के बारे में सोचकर कुछ नए जोश से कुछ काम करेगा। मैं ये समझता हूँ कि गार्डन और पेवर ब्लॉक के अलावा उनके पास में कुछ नहीं है गिनाने को, और जनता 2023 में उनको जवाब दे देगी। दुर्ग जिले में 6 विधानसभा है जी, 6 विधानसभा में इस बार भाजपा कितनी सीट लाएगी? 6 विधानसभा की बात करें। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। आप ग्रामीण ले लें, आप अर्बन ले लें। किस बात को लेकर आपके आश्वस्त है जनता के प्रति कि वो जो है आपको चुनेगी? देखिए, हमारे पार्टी के मुखिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जनता ये समझती है कि नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। अगर उनकी पूरी नीतियां और पूरे जितने भी अभियान हैं अगर यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे भी भाजपा की सरकार बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनता भी देख चुकी है कि मोदी जी यहाँ पे भेजना चाहते हैं, निम्न क्षेत्र में निम्न लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार आड़े आ रही है। तो ये जनता भी समझ चुकी है कि मोदी जी जो चाहते हैं वो आड़े तो आएगी ना, आड़े तो आएगी, विपक्ष में तो आड़े तो आएगी। आड़े आए। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आड़े आए गलत चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में ना आए। आप मुझे ये बता दीजिए, आवास योजना को रोकने का क्या कारण हो सकता है? और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने के बाद जो है बहुत सारी योजनाएं जनहित में उन्होंने जो है जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। देखिए, जो सरकार, मैं तो पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसके विरोध में कभी बात नहीं करेगी। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो अपना अच्छा करते, लेकिन ये बदले की राजनीति करते हुए केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको रोकने का कोई तुक नहीं बनता। अच्छा विशाल जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। एक सवाल, बस आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। अमित शाह जी आए थे जी, मोदी जी भी आए। अमित शाह जी ने कहा कि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं को, लंबे समय से जो पार्टी में कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति सोच रखी जाएगी। इस विधानसभा चुनाव को टिकट उम्मीदवारों के रूप में फ्रेश कैंडिडेट को भी टिकट दिया जा सकता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे जो चुनाव के दौरान सर्वे से ही इस चीज़ का चयन कर रही है। सर्वे छः सर्वे हुए हैं जो मेरे जानकारी में है, और उस सर्वे में जिसका नाम आया है पार्टी उसको टिकट देगी। और मैं ये समझता हूँ कि फ्रेश हो या अनुभवी हो, जनता किसको मानती है, किसको पसंद करती है, उसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेतृत्व, ये नाम आगे आया है। तो केंद्रीय नेतृत्व और हमारे जो वरिष्ठगण हैं वो सब मिलकर ये कुछ एक बड़े नाम भी ऐसे निकल करके सामने आते हैं, चुनाव विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही पार्टियों से जुड़ने के उनकी जो है एक मुहिम सी कही जा सकती है। देखा जाता है वो पार्टियों के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और फिर उनका नाम जो विधानसभा चुनाव दावेदारों की लिस्ट में शुमार हो जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट कोई लोगों की जुबानों पर तो चढ़ जाता है ये बात, तो अच्छी बात है। हर कार्यकर्ता के मन में होता है कि वो भी कभी विधायक बने या परिवारवाद नहीं है कि एक ही आप परिवार से एक अध्यक्ष बनेंगे, एक ही मुख्यमंत्री, तो ऐसा नहीं है। हमारे इसमें ऐसा है कि हर एक कार्यकर्ता जो अपना समय व्यतीत करता है, जो हम पूरा पार्टी के लिए प्रति निष्ठावान रहता है, उसको पार्टी मौका देती है। विशाल जी, आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की? देखिए, ये विषय तो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस चीज़ का चयन करते हैं, तो इच्छा सबको होती है, हमको भी है। मौका मिलेगा लड़ेंगे। खरा उतार पाएंगे अभी मौका मिलेगा तो? अपना प्रयास, ये तो प्रयास वाली बात है, ये तो ईश्वर की कृपा होगी, ये तो जीवन में जो लिखा है वो तो हो के रहेगा। तो अपना प्रयास तो 100% आज जो मेरे को मिला है, पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ताओं को जिला के महामंत्री के बड़े दायित्व में बैठाया, तो मैं इस दायित्व को पहले पूरा कर लूँ और इसमें मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतर लूँ, ये मेरा अभी का टारगेट है। लगातार ये 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम रहा है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव नज़दीक भी है, कार्यक्रम जो जितने हुए हैं सार्थक रहे हैं? देखिए, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष श्री ब्रिजेश बिशपुरिया जी के नेतृत्व में आज मैं ये समझता हूँ कि भिलाई विधानसभा और भिलाई जिला में ऐसा कोई कार्यक्रम छूटा ही नहीं है। हमारे माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी जो पूर्व विधायक हैं, और हमारे सांसद जी और हमारे सरोज दीदी भी, ये सभी बहुत ही सीरियस मोड पे हैं इस चुनाव को लेकर, और हमसे कोई कार्यक्रम आज तक नहीं छूटा है। आप चाहे सरोज दीदी की बात करें, आप चाहे प्रेम प्रकाश पांडे जी की बात करें, आप चाहे ब्रिजेश बिशपुरिया जी की बात करें, आप चाहे सांसद विजय बघेल जी के बारे में बात करें, आज आप उनको धरातल में देख रहे हैं, ग्राउंड में देख रहे हैं, जनता के साथ देख रहे हैं। वो घर में बैठ के कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब कोई मंत्री बन गया है ना, तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसको जनता ने बनाया है। आज कोई विधायक बन गया है तो सिर्फ गले में कंधे में हाथ रखना और पैर छूने के अलावा उसको ये समझना चाहिए कि कोई काम भी करना चाहिए। मैं उनको बोलना चाहूँगा ये चीज़। विपक्ष का सदस्य एक आरोप लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, धर्म की आड़ में राजनीति का। देखिए, धर्म, हम किसी धर्म विशेषगण के बारे में, हिंदुत्व के मुद्दे पर फोकस लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहता है। देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान है, हिंदुत्व के मुद्दे अगर हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो ये हमारी एक ऐसी चीज़ है, इसको आप नकार नहीं सकते कि ये हिंदुस्तान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म, किसी जाति को कभी भी दबाने का प्रयास किए। कभी किसी बड़े लीडर के मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि ये हिंदुत्व आगे है या एक मुस्लिम पीछे है या क्रिश्चियनिटी पीछे है। हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, हमारा भगवा का रंग ये है, हम हिंदुत्व को मानते हैं, हम हिंदू हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और का सम्मान नहीं करते हैं। ये एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि हम सिर्फ हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। हम सारे जाति, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। ये थे विशालदीप नायर जी, भिलाई जिला महामंत्री। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई उनसे और मुखर होकर के उन्होंने हर एक बात का बड़ी सहजता के साथ जवाब दिया।